हेलो फ्रेंड, तो आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग में। चलिए, यूपी ट्रिपल एस सी एक बार फिर अपना पेट की निकाल चुका है फॉर्म। और इस पेट के तहत आपको ही पता है कि जो भी आप एग्जाम देंगे यूपी ट्रिपल एस सी सेटेट, उसके लिए पेट देना जरूरी है। तो ये पेट कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग भी जानते हैं। वैकेंसी इससे यूपी ट्रिपल एस सी बहुत ज्यादा तो नहीं दे रहा, लेकिन वैकेंसी देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, पेट 2022 के तहत वैकेंसी आ गया है। इसके बारे में मैंने बताया था, और ये वैकेंसी आने वाली है जिसकी वैलिडिटी आपका कब तक है, 24/1/2024 तक। उसके बाद 2023 का जो पेट आया है इसकी वैलिडिटी आएगी 1 साल के लिए। हम उसी पेट के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, उसके कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि उसके सिलेबस में क्या क्या चीजें, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं डिस्कस करके आज बता दूंगा कि उसके सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। कंप्लीट सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे, ठीक है। और ये पीपीटी जो आपका पीडीएफ है, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको पता है, एक काम करिएगा, 7408908016 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर दीजिएगा। पूरी कंप्लीट पीडीएफ आपको दे देंगे सिलेबस का, जो आसानी से आपको एक एक इंडिविजुअली मैंने कैटराइज करके बनाया है। क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक और लास्ट में जब पूरा सिलेबस डिस्कस कर लेंगे तो आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने वाले हैं कि इसका फायदा आपको क्या होने वाला है, आगे हम इसमें क्या क्या चीज नए इंप्लीमेंट करने वाले हैं और नया नया क्या चीज देने वाले हैं, जिससे कि आप पेट का एग्जाम दें तो उसमें आप अपना बेस्ट कर सकें। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी जेई के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि वो यूपी ट्रिपल एस सी जेई की जितनी वैकेंसी आएगी वो तभी एलिजिबल हो पाएंगे जब तक वो पेट क्लियर करेंगे। और इसीलिए जो बच्चे अभी नए पास हो रहे हैं, उन्होंने अभी तक पेट नहीं दिया, इस बार पेट का फॉर्म भर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए अब ध्यान देते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले हम देखिए सिलेबस यदि हम बात करें तो सबसे पहला आपका भारतीय इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, भारतीय इतिहास। आपको पता है कि भारत की इतिहास जो है, इंडियन हिस्ट्री, इसमें क्या क्या सिलेबस में उसको हम एक बार बता दे रहे हैं। और ये कितने मार्क्स का है, 5 नंबर का। याद रखिए कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। क्या क्या हिस्सा इसमें आने वाला है ध्यान से समझिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं, किसकी खुदाई किसने कराया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो क्या हो गया आपका, फिर आपका हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, इससे अटैच्ड एक क्वेश्चन आता है। इसके अलावा आता है वैदिक संस्कृति। जब वैदिक संस्कृति की बात करेंगे तो हम सारे वेदों के बारे में पढ़ेंगे, उपनिषदों के बारे में पढ़ेंगे, पुराणों के बारे में पढ़ेंगे, उपवेदों के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीज इसके अंतर्गत आ जाएंगी। क्लियर। दूसरा हमारा आता है बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी अंग शिक्षाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जितना लिखा है केवल उतना ही पढ़ना है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। यदि बौद्ध धर्म दिया है तो बौद्ध धर्म में क्या पढ़ना है, गौतम बुद्ध की जीवनी पढ़ना, उनका जन्म कैसे हुआ, मृत्यु कैसे हुई, उन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी, उनके बारे में जानना है। धम्म की शिक्षाएं में क्या क्या आता है, जैसे 2 भागों में टूटा, हीनयान और महायान में, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। दूसरा हमारा इसके बाद तीसरा आता है बेटा, वो है नेक्स्ट है आपका जैन धर्म, जिसमें महावीर स्वामी, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, लेकिन 24 तीर्थंकरों के बारे में नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना, केवल महावीर स्वामी के बारे में, जो 24वें तीर्थंकर थे, केवल उनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश में तो आपको पता है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बारे में नहीं पढ़ना। केवल एक चीज पढ़ना, किसके बारे में पढ़ना है, देवनीपाय जिसे बोला जाता है, अर्थात सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है, केवल उतना पढ़ना है। इसके अलावा और इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ना। गुप्त वंश आते हैं, गुप्त वंश में ढेर सारे शासक हुए, लेकिन केवल 2 शासकों के बारे में पढ़ना। किसके किसके बारे में, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं हर्षवर्धन, वर्धन वंश में पढ़ना है, हर्षवर्धन पढ़ना है। उसके बाद आपका आता है राजपूत काल पढ़ना है, राजपूत काल में भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, महाराणा प्रताप पढ़ना है बस। इसके अलावा आता है सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत आपको पता है कि गुलाम वंश से शुरू होगा और लोधी वंश तक जाएगा, जब तक कि मुगल साम्राज्य नहीं आ जाता। ठीक है, और मुगल साम्राज्य भी पढ़ना है। मुगल साम्राज्य में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुगल साम्राज्य में सब नहीं पढ़ना, केवल उस पर फोकस कीजिए जहां से वो क्वेश्चन बनाता है, जिसमें आपका मुगल काल में क्या क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से समझना मेरी बात। हमको पढ़ना है बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, अकबर के बारे में, जहांगीर के बारे में, शाहजहां के बारे में, औरंगजेब के बारे में बंद कर देना, इससे ज्यादा मत पढ़ना। और आखिरी शासक पढ़ लेना जिसका नाम क्या है, बहादुर शाह जफर, बस। इससे ज्यादा इसमें मत दिमाग लगाना, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने कोई मतलब भी नहीं बनता। मराठा, मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ना, मराठा में हमको शिवाजी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय, मतलब ब्रिटिश राज्य, याद रखना
कि हमारी विदेशी कंपनियां, यूरोपीय कंपनियां ढेर सारी आई, लेकिन उनके बारे में नहीं पढ़ना, केवल क्या पढ़ना है हमको, ब्रिटिश राज्य पढ़ना है कि इसका उदय कैसे हुआ, जब आपका पहला रेगुलेटिंग एक्ट, पहला एक्ट आता है जिसे चार्टर अधिनियम 1599 अर्थात 1600 ईस्वी के मध्य आपको क्या किया गया, चार्टर अधिनियम 1600 के मध्य आपको लाया गया था। जब शुरुआत हुई थी आपके यहाँ पर ब्रिटिश जो व्यापारी थे, जो भारत आए, इंडोनेशिया पहले आए फिर भारत आए, कंपनियां कैसे स्थापित की उसके बारे में पढ़ना है। और फिर आपका है स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की यदि हम बात करें तो किसके बारे में पढ़ना है, 1857 के बारे में पढ़ना है। क्लियर। इसके बाद ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ब्रिटिश राज आया तो उस समय क्या क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में जानना है कि सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा। इतना मिलाकर के कितने नंबर का है बेटा, 5 नंबर का। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट। यदि हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में हमारा आएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यदि हम बात करें इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में इंपॉर्टेंट क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री है पूरा कंप्लीट। ये भी कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का। क्या है, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, शुरुआत में स्वतंत्रता आंदोलन कैसे शुरू किया गया था, स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। देखिए महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए ढेर सारे आंदोलन हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन है जिसके बारे में पढ़ना है। महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ने हैं, शुरुआत जैसे वो अफ्रीका से भारत आए, आने के बाद कौन कौन से आंदोलन शुरू किए इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, चंपारण, खेड़ा, इन सब के बारे में जानना है। क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय। अब समझिए, जब क्रांतिकारी आंदोलन की बात करते हैं तो हम बात भगत सिंह वाले काल में आ जाते हैं, चंद्रशेखर आजाद वाले काल में आ जाते हैं। उस समय जो आंदोलन हुए उग्र हो गए और कैसे अंग्रेजों द्वारा उन्हें मारा गया और इनके द्वारा अंग्रेजों को मारा गया, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। विधायी संशोधन, हमारे संविधान में कितने संशोधन हुए हैं बेसिकली उनके बारे में जानना है। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, आज याद रखिएगा, भारतीय शासन अधिनियम 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्चुअल में जो संविधान बना था उस संविधान में सबसे बड़ा प्रभाव किसका है, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 का है, क्योंकि एक्चुअल संविधान में 246 आर्टिकल कहां से लिए गए थे, इंडिया ब्रिटिश एक्ट से लिए गए थे। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, एक आंदोलन और है जो सबसे आखिरी आंदोलन कहा जाता है और कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि इस आंदोलन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन के बाद वो कोई आंदोलन नहीं करेंगे, आखिरी आंदोलन है, इसके बारे में पढ़ना है। आजाद हिंद फौज के बारे में बात करेंगे जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो आजाद हिंद फौज के बारे में भी पढ़ना है। ये इतना है, इसे मिलाकर कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स के। नेक्स्ट आते हैं बेटा, यदि हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में हमारा आता है भूगोल, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या क्या हिस्सा है, देखिए केवल इतना ही ज्योग्राफी का हिस्सा हमको पढ़ना है जो 5 नंबर का है। ठीक है, क्या क्या है आपका, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, इंडिया और वर्ल्ड की जो फिजिकल रीजन है उसके बारे में जानना है। नदियां और नदियां घाटियां, भारत में कौन कौन से भूजल संसाधन कौन कौन से हैं, पर्वत और पहाड़ियां तथा हिमनद कौन कौन से, ग्लेशियर्स कौन कौन से हैं, मरुस्थल शुष्क वन क्षेत्र पढ़ना है, खनिज संसाधन पढ़ना है, विशेषकर भारत मतलब केवल भारत में पढ़ना, विदेश का पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल पढ़ना है। अब राजनीतिक भूगोल पढ़ोगे तो भाई इंपॉर्टेंट हो जाता है विश्व की राजधानियां, उनके वहां के शासनादेश, उसके वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन कौन है, इसके बारे में ये सारी चीजें आ जाएंगी। उनके करेंसी क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जलवायु पढ़ना है, तो हमारे यहाँ जलवायु कौन कौन सी है, वर्ल्ड और इंडिया। टाइम जोन पढ़ना है, ग्रीनविच के बारे में बात करेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे। जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास, बेसिकली यहाँ बात करने वाला सेंसस के बारे में। सिंपल समझ लो किसके बारे में बात की जा रही है, सेंसस के बारे में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर का ये भी आएगा बेटा। इसके बारे में यदि हम बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। अब इंपॉर्टेंट है कि आपको कल एक वीडियो भी दूंगा इंडियन इकोनॉमी के, जैसे इंडियन इकोनॉमी का मैं जो सीरीज, एक और इंपॉर्टेंट समझ लेना, मैं सीरीज शुरू कर रहा हूं जिस सीरीज में आपको वीक में लगभग 4 से 5 वीडियो मिल जाएंगी, जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले, अलग अलग सब्जेक्ट के, जीएस, रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट के। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोग जितने लोग जेई की तैयारी करना चाहते हैं, लखनऊ में द राइजिंग सेंटर आपका शुरू हो चुका है नया बैच, और इसे जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। और यहाँ पे सिलेक्शन रेशियो अन्य जितने भी कोचिंग हैं उनसे बेटर है, उनसे बेस्ट है। एक बार आकर ज्वाइन करिए, डेमो करिए, और आपके बाद यहां पर आपको फील होगा कि अन्य कोचिंगों से अलग चीजें आपको यहां पर मिलती हैं। और हम इसकी श्योरिटी देते हैं कि आपका सिलेक्शन, यदि हमारे पढ़ाई अनुसार आप पढ़ रहे हैं तो फाइनल सिलेक्शन जरूर मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल दे दूंगा। लखनऊ में आपका
मुंशीपुलिया के पास संजीवनी बिल्डिंग में आपका इसका प्रारंभ हो चुका है। तो आप लोग जरूर आइए, जरूर ज्वाइन करिएगा, एक बार डेमो जरूर लीजिए, ठीक है। लास्ट में मैं पूरा डिटेल आपको दे दूंगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, पेट का बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन हम दोनों स्टार्ट कर रहे हैं। जितने लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो मिनिमम फीस पर होगा, जितने भी मार्केट में प्राइस है उससे मिनिमम फीस पर हम शुरू कर रहे हैं। जितने लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें कंप्लीट डिटेल में ऑब्जेक्टिव हर एक तरीके से समझाया जाएगा, आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं और नए सिरे से नए तरीके से पढ़ाया जाएगा। चलिए बात करते हैं आपके इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या है। 1947 से 1991, देखिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आपका आया था 1991 में, जिससे में आपका लाया गया था क्या, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। उससे पहले तक की हमारी इकोनॉमी आपकी आती है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 टू 1991, अर्थात आजादी से बाद, और कब तक, 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के पहले तक की। उसके बाद आता है योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना है, 5 वर्षीय योजना है। आपको पता है कि 1951 में पहली 5 वर्षीय योजना आई थी और योजना आयोग द्वारा लाई जाती है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और योजना आयोग को अब किसमें तब्दील कर दिया गया, नीति आयोग में। तो इसके बारे में पढ़ना है। हमारी इकोनॉमी कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसके अंतर्गत निजी और सार्वजनिक क्षेत्र आते हैं, उनके बारे में डिस्कस करना है। अगला आता है हरित क्रांति। आपको पता है हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है भारत में, और नॉर्मन बोरोलॉग को माना जाता है वर्ल्ड में। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दुग्ध उत्पादन, जिसमें आपका पीजी कुरियन का नाम सुना होगा, जिसे फ्लड फादर ऑफ दुग्ध उत्पादन भारत में कहा जाता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 1969 में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1980 में 6 बैंकों का किया गया था। न्यू बैंक पॉलिसी भी आ चुकी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए अभी मैंने बताया ना कि 1991 वाला आ गया, इसके बारे में पढ़ना है। फिर 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार क्या क्या हुए हैं, जब हमारे मोदी जी आए उसके बाद क्या क्या इकोनॉमिक चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में जानना है। कृषि सुधार क्या हुआ, ढांचागत सुधार क्या है, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इन सारे के बारे में हम इसमें डिस्कस करना है। इंडियन इकोनॉमी में 5 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट में आपका आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा क्या क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान क्या क्या, इसके बारे में बेसिक जानना है सब, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, भारत के संविधान का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। इन सारे के बारे में जानेंगे। हमारा लचीला भी है और दोनों तरीके का संविधान है। राज्य के नीति निर्देशक डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी के बारे में पढ़ना है, जिसका उल्लेख किसमें किया गया, 36 से लेकर के 51 तक किया गया है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज को 51A में किया गया है और फंडामेंटल राइट्स आपका कितना है, 12 से लेकर के आर्टिकल 12 से लेकर के आपका कितना तक है, 35 तक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। संसदीय प्रणाली के बारे में बात करेंगे, संसद के बारे में बात करेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं संघीय प्रणाली हमारे यहाँ कौन कौन सी हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। संघ और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र और राज्य का संबंध क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और लास्ट में क्या आता है बेटा, जिला प्रशासन, और एक आता है स्थानीय निकाय। इनके बारे में हमको डिस्कस करना है पूरा कंप्लीट इसके अंदर, ठीक है। पूरा एक एक चीज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या आता है, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। और एक लास्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे कि इसमें किस सेक्टर पे हम ज्यादा फोकस करें कि हमारे मार्क्स ज्यादा गेन कर सकें, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें तीनों चीज लिखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो बायो के आते हैं। सबके एक एक दो क्वेश्चन आते हैं, केवल 5 ही क्वेश्चन आने हैं, तो एक एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं। बायो को 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिजिक्स के मिल जाएंगे और केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं बेटा, अगला आता है मैथ। ये भी कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा, 5 में कौन कौन सा नंबर सिस्टम आएगा, फिर आता है भिन्न, दशमलव, परसेंटेज, साधारण अंकीय समीकरण, वर्ग, वर्गमूल और घातांक, घात। बस इतना ही आपका है मैथ में, इतना ही हिस्सा केवल मैथ का पढ़ना है, जो मैक्सिमम हम लोग 2 से 3 लेक्चर में या 3 से 4 लेक्चर में पूरा खत्म करेंगे। और सबसे अच्छी चीज जितना बताएंगे उससे बाहर नहीं आएगा, बस इतना दिमाग बैठा लो। नेक्स्ट आते हैं, ये भी 5 ही नंबर का आएगा बेटा। नेक्स्ट आते हैं हिंदी। हिंदी भी केवल 5 नंबर का आएगा, लेकिन सिलेबस में ज्यादा कुछ दिया हुआ है, आएगा तो 5 ही नंबर का, लेकिन दिया बहुत कुछ है। संधि दिया हुआ है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग दिया हुआ है, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकत्या, समानासुदिया, लेखक और रचनाएं उनके पद्य। ये हमारा इतना कुछ दिया और आएगा कितने नंबर का, केवल 5 नंबर का। क्लियर। आगे आते हैं। हाँ, आगे यदि हम बात करें तो ये ध्यान से देखिएगा,
इसमें मैंने दो, इंग्लिश, इंग्लिश भी 5 नंबर का आएगा, क्या? अंग्रेजी व्याकरण, और दूसरा है एक पैराग्राफ आएगा। ध्यान समझना, एक पैराग्राफ आता है, 2 क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे, 3 क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे, बस खत्म, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक एंटोनिम सिनोनिम आ जाएगा, एक एरर आ जाएगा, बस पैराग्राफ आ जाएंगे, काम खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं आते। एक्टिव पैसिव नरेशन के क्वेश्चन दे देगा। क्लियर? अब आते हैं करंट अफेयर, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना है? हम लोग वीकली करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। क्या चीज? वीकली, कि एक वीक में करंट अफेयर्स, क्या एक पूरे वीक में जितने करंट अफेयर बनेंगे सारे करंट अफेयर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और सबसे बड़ी चीज कि हर एक चीज डिस्कस करने के बाद उसकी पीपीटी आप लोग को, पीडीएफ आप लोग प्रोवाइड करा देंगे, जो आप आसानी से आप उसको देख सकें, और एक्सप्लेनेशन देख लेंगे तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट आपका है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल एंड रीजनिंग जो पार्ट आता है, ये भी आपका कितना आएगा? 5 नंबर का आएगा। क्या क्या आएगा? बृहद एवं लघु, रैंकिंग, संबंध, कोरिलेशन, आपका रिलेशन का पार्ट मतलब कि ब्लड रिलेशन, घड़ी एंड कैलेंडर, समूह को अलग करना, भिन्न समूह को जो आते हैं मतलब ऑड एंड इवन आता है, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, और निगनात्मक एवं कथन विश्लेषण। कुल मिलाकर इससे 5 क्वेश्चन आता है। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, रीजनिंग आसान आती है, आसानी से आप कर ले जाओगे। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये जो आपका है जनरल अवेयरनेस का, ये इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन है, टॉपिक थोक में है। इतने टॉपिक मिला के कितने क्वेश्चन आएंगे? केवल 10। कौन कौन से हैं? भारत के पड़ोसी देश। भाई पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? बस क्या कितना पढ़ना है? बचपन एमबीए। ठीक है? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा किसकी? बांग्लादेश की 4096.7 किलोमीटर, और सबसे कम अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। ये इतना ही केवल जान लेना है, यही आपका है पड़ोसी देश। इसके अलावा आता है देश की देश, राजधानी और मुद्राएं, अलग अलग कंट्रीज। याद रखिएगा, मैक्सिमम एशिया कंट्री के बारे में पूछता है, उसकी राजधानी पूछ देगा और उसकी करेंसी पूछ देगा। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित, भारत का 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आता है। भारत की संसद, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन, मुख्यालय, भारत के पर्यटन स्थल, कला एवं संस्कृति, विश्व के खेल, अनुसंधान, लेखक, पूर्व पुस्तकों के लेखक, और उसके बाद क्या आता है? पुरस्कार और विजेता। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। क्लियर? नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आएगा इससे। नेक्स्ट आते हैं, अब समझिए कि अपठित गद्यांश हिंदी के कितने आएंगे? 2 आएंगे। कितने नंबर के? 10 नंबर के। हिंदी में 2 आएंगे, जहां से नंबर गेन करना सबसे ज्यादा आसान होता है। याद रखें, जो अब मैं बताने जा रहा हूं, ये 30 नंबर का पार्ट सबसे आसानी से और सबसे आराम से नंबर ला सकते हो। इसमें नंबर ज्यादा गेन करना है तो किस पे फोकस करना है, डिस्कस करना है अभी। अगला आता है हमारा ग्राफ। याद रखिएगा, डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, 2 तरीके का आता है। एक चार्ट वाला होता है और एक आता है आपका जो आपका होता है तालिका वाला। ठीक है? दोनों में कितने होते हैं? 2-2 होते हैं। 2-2 होंगे, और दोनों में 5-5 क्वेश्चन होंगे, मतलब 20 क्वेश्चन होंगे। और कितने नंबर के होंगे? 10-10 नंबर के, 20 नंबर के। अब एक बात करते हैं बेटा कि इसमें नंबर गेन कैसे करना, क्या क्या टॉपिक पे फोकस करना। समझिए कि आपका डीआई वाले में कितना क्वेश्चन हो जाएगा? 20 क्वेश्चन। हिंदी के पैराग्राफ में कितने हो जाएंगे आपके? 10 क्वेश्चन। कितने हो गए? 30। ठीक है? ये 30 नंबर आसानी से, रीजनिंग और मैथ मिला के कितने हो जाएंगे? 10। 30-10 नंबर हो गए 40 नंबर। 40 नंबर तो आप आसानी से लेकर के आ रहे हो। हिंदी के 5 क्वेश्चन जोड़ लो जो आसान आएंगे, कर ले जाओगे 45 नंबर। 5 इंग्लिश जोड़ लो 50 नंबर। अब 50 प्रॉपर जीएस है। जो 50 प्रॉपर जीएस है उसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना, थोड़ा बहुत फिक्स्ड एरिया में पढ़ लोगे तो आराम से 60 से 70 नंबर लेकर चले आओगे। आज जो लड़के जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा नंबर है, 60 से 70 नंबर आराम से वोमेंस लिखेंगे। लेकिन अदर जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भैया आजकल जितना नंबर ला सको कम है। मतलब टारगेट करके चलो कि कम से कम 85 से 90 नंबर, मतलब 80 से 85 नंबर लेकर आओ, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का कोई भरोसा नहीं है। 10 तो सीट निकाल देगा, 10 में आपको बुलाएगा कितना? 10 या 30 लोग को बुलाएगा एग्जाम देने के लिए, और कट ऑफ निकाल देगा 92 नंबर, 94 नंबर। क्या कर लोगे? इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप मैक्सिमम नंबर गेन कर सके, तो ये 50 नंबर आपका आसानी से मिल जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज की डीआई जो 4 में एक डीआई टफ आती है, थोड़ा सा उसमें ध्यान देना होता है, समझना होता है। यदि उसको अच्छे समझ गए तो उसमें आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। क्लियर? ये आपका कंप्लीट आपका सिलेबस है, ध्यान समझिएगा। ये कंप्लीट हमारा सिलेबस था जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एक और इंपॉर्टेंट चीज बेटा कि यदि आप पेट का बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पेट का बैच यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर कॉल करिएगा। साथ में
हम लोग का बैच स्टार्ट हो चुका है, सिविल ब्रांच का आपका टेक्निकल का बैच स्टार्ट हो चुका है, क्लासेस चल रही हैं, मुंसीपुलिया पर चल रही है। मुंसीपुलिया में कहां पर? संजीवनी बिल्डिंग में। आप लोग ज्वाइन करिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके के बैच उपलब्ध हैं। आप इसमें एक बार क्लास करके देखिए हम औरों से अलग क्यों हैं, हम क्यों कहते हैं कि हम सिलेक्शन मैक्सिमम दिलाएंगे। हमारे यहाँ के मैक्सिमम बच्चे ज्यादा सेलेक्ट होते हैं। मैं उस भीड़ के प्रति नहीं भाग रहे, हमारे यहाँ लिमिट है कितना ही बच्चे हम पढ़ाएंगे और उतने बच्चों को एक साथ बैठाकर हम पर्सनली उन पे केयर करते हैं और उस पे हम यदि समय देंगे तो बच्चा अपना बेस्ट जरूर करेगा। हम भीड़ 400 भीड़ पढ़ाने की कोशिश नहीं करते। हमारे पास 100 बच्चे हैं, 100 के साथ फोकस करके पढ़ेंगे कि फाइनल सिलेक्शन ले सकें। हम 4000 की भीड़ लेकर के कोई मतलब नहीं है। 4000 भीड़ ले जिसमें से 40 सिलेक्शन हो और गाना गा दें कि हम सब सिलेक्शन हम ही दे रहे हैं, भैया ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है कि 4000 में 40 सीट दे दिए तो देख लेना कै परसेंट हुआ 4000 में 40। ठीक है, यदि हम 100 में हम 60 सिलेक्शन दे रहे हैं, अब 100 में हम 40 सिलेक्शन दे रहे हैं तो हमारा रेशियो 40% का हो गया। लेकिन आप 4000 में 40 सिलेक्शन दे रहे हो तो 1% के रेशियो में सिलेक्शन दे रहे हो। तो सोच लो कि आपका लेवल क्या है और हमारा लेवल क्या है। बस फर्क इतना है, अन्य कोचिंगों के अलावा हम अन्य कोचिंगों किसी की तुलना नहीं कर रहे हैं, बस हमारा औरों से अलग क्यों है ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आइए डेमो लीजिए, उसके बाद आपको नई चीजें देखने को मिलेंगी। पेट का भी बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मिल जाएगा। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं कांटेक्ट जरूर करिएगा। ठीक है, आपको नंबर बता दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दे दिया जाएगा, जरूर मिलिएगा। तभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।